हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 9 में। डे 8 तक हमने काफ़ी 260 पॉइंट लगभग हमने कवर कर लिए थे। उसके आगे हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। 261 पॉइंट्स है हमारा। ठीक है, पहला जो हमारा पॉइंट होगा, शार्प क्रेस्टेड रेक्टेंगुलर जो सप्रेस्ड वियर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, उसका फॉर्मूला बहुत एग्जाम में आता रहता है, डायरेक्टली ऑप्शन में भी आता है। आप उसको बता सकते हैं कि क्यू इजिकल टू क्या होता है, 2/3 CD इंटू एल अपॉन इंटू में √2G h⁻³ 3/2 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि h की पावर कितनी होती है, 3/2 होती है। किसके केस में, शार्प क्रेस्टेड रेक्टेंगुलर और सप्रेस्ड वियर। ठीक है, तो आपको एग्जाम में सीधा सीधा ऐसा सकता है कि रेक्टेंगुलर वियर है या फिर सप्रेस्ड वियर है। तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों के ही केस में क्या होगा, 2/3 CD इंटू एल इंटू में √2G h⁻³ 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर बात करें ट्रायंगुलर वियर है या फिर वी नॉच है तो क्या हो जाएगा, 8/15 CD इंटू में √2G इंटू में tan θ/2 h⁻5/2। ये फॉर्मूले एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। या फिर वो सीधा सीधा आपसे पूछ देगा कि अगर रेक्टेंगल है तो उसके केस में Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, h⁻3/2। और अगर ट्रायंगुलर तो h की पावर कितना हो जाएगा, 5/2। तो आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे ही आते हैं कि क्या क्या प्रोपोर्शनलिटी हो सकती है, डायरेक्टली फार्मूला पूछ लिया। फिर अगर बात करें ट्रेपेजॉइडल वियर या नॉच हो, तो देखिए ट्रेपेजॉइडल वियर या जो नॉच होता है वो लगभग ऐसा होता है। तो उसका ये पोर्शन और ये पोर्शन अगर अलग से मिला दे तो ये क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल हो जाएगा। और ये पूरा पोर्शन क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जो रेक्टेंगुलर का फार्मूला है और प्लस ट्रायंगुलर का है। मतलब क्या हो जाएगा, उसका पूरा पूरा फार्मूला, उसका पूरा पूरा फॉर्मूला 2/3 CD इंटू में √2G L इंटू h⁻3/2 प्लस 8/15 CD इंटू √2G tan θ/2 इंटू h⁻5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि दोनों का ही कॉम्बिनेशन क्या है, ट्रायंगुलर ट्रेपेजॉइडल वियर है। ठीक है, फिर एक अलग क्वेश्चन आता है सिपोलाटी वियर का। ठीक है, तो आपको सिपोलाटी वियर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिपोलाटी वियर क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपेजॉइडल वियर है। और इसमें होता क्या है, यही चीज़ पूछी जाती है कि 1h/4 वर्टिकल, इसका जो रेशियो है यही पूछा जाता है कि क्या है कि 1 हॉरिजॉन्टल/4 वर्टिकल, आपको याद रखना है। और एक चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है इसमें CD की वैल्यू क्या, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होती है सिपोलाटी वियर की, 0.63 होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला रेक्टेंगुलर सप्रेस्ड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब 2/3 CD इंटू में √2G h⁻3/2 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें सारी वैल्यूज अगर आप रख देंगे, CD की वैल्यू 0.63 रख दीजिए, 2G की वैल्यू 19.62 रख दीजिए, तो आप जब सब कुछ रख के कैलकुलेट करेंगे तो Q की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1.86 इंटू एल इंटू h⁻3/2। तो आप डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको फार्मूला ही दे सकता है कि सिपोलाटी वियर के लिए कौन सा फार्मूला है। तो 1.86 इंटू एल इंटू h⁻3/2। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी डायरेक्टली क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। ठीक है, इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, फिर अगली चीज़ है कि जो ब्रॉड क्रस्टेड वियर है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, वहाँ पे 1.86 था। ठीक है, वहाँ पे सिपोलाटी में क्या था, 1.86 था हमारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रॉड क्रेस्टेड में 1.7 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला सब में देखिए लगभग रेक्टेंगुलर ही लग रहा है, h⁻3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस 1.7 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि ब्रॉड क्रेस्टेड वियर में डिस्चार्ज कब मैक्सिमम होगा। तो आपको याद रखना है कि जब डेप्थ जो होगी, हेड जो होगा वो 2/3 ऑफ हेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन ब्रॉड क्रेस्टेड वियर में आता है कि डेप्थ 2/3h हो जाएगी तो डिस्चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर अगली बात है सूत्रों या प्रोपोर्शनल वियर। तो ये देखिए, नाम ही से लिखा है प्रोपोर्शनल वियर, तो क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। फिर अगली हम बात करें मैक नंबर को कैसे कैसे वो करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो अगर मैक नंबर 0.3 से कम है तो उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल बोल देंगे। 0.3 से 0.8 के बीच में तो सबसोनिक बोल देंगे। 0.8 से 1.2 है तो ट्रांससोनिक हो जाएगा। 1.2 से 3 है तो सुपरसोनिक, और ग्रेटर देन 3 है तो हाइपरसोनिक। याद रखिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन लगभग मैक नंबर का आ रहा है आजकल। ठीक है, फिर यूटिलाइजेशन फैक्टर की बात करें तो क्या है, मैक्स पावर यूटिलाइज्ड अपॉन मैक्सिमम पावर अवेलेबल। ठीक है, ये पंप और टरबाइन केस में आता है क्वेश्चन, यूटिलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, फिर हम बात करें स्केल अप सर्वे की। तो अगर देखिए कोई बिल्डिंग सर्वे है,
कोई बिल्डिंग सर्वे हो रहा है तो उसकी स्केल क्या अडॉप्ट लगभग की जाती है, रिकमेंडेड स्केल है ये, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं कि यही लेनी है, ये रिकमेंडेड स्केल्स हैं। तो 1/1000 हो जाएगी। टाउन प्लानिंग है तो 1/5000 हो जाएगी। रूट प्लानिंग है तो 1/10000 और टोपोग्राफिक सर्वे तो 1/25,000, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बिल्डिंग के लिए 1000, टाउन के लिए 5000, राउट के लिए 10,000, टोपोग्राफी के लिए 25,000, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिक स्पीड की। तो आपको पता है स्पेसिफिक स्पीड पंप और टरबाइन दोनों केस में कैलकुलेट करते हैं। पंप के केस में फॉर्मूला होता है n/√Q h⁻³ यहाँ पे Q जो होता है मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है, h जो होता है मीटर में होता है और n क्या होता है आरपीएम में होता है। टरबाइन में क्या होता है n/√P h⁻5/4 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे P क्या होता है किलोवाट में होता है, यही फ़र्क हो जाता है। तो ये किसकी फॉर्मूला है, ये स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर हम बात करें कि डायमेंशन लेस स्पेसिफिक स्पीड अगर उसने हमसे बोल दिया, मतलब नॉन डायमेंशनल स्पेसिफिक स्पीड हमसे बोल दिया, तो हमें क्या करना है, बस जो फॉर्मूले हैं उसमें देखिए पंप के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ दोनों ही फॉर्मूले में एच के साथ आपको जी अटैच करना है, और टरबाइन के फॉर्मूले में डिफरेंस क्या हो जाएगा कि पी बाई आपको रो करना पड़ेगा। बाकी फॉर्मूला सेम है, जैसे पंप का n/√Q GH⁻3/4, टरबाइन केस में n इंटू में P बाई रो हो जाएगा, इंटू में GH⁻5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट डायमेंशन लेस और डायमेंशनल दोनों ही स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर हम बात करें बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन LSM कितनी ली जाती है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में भी आता है और इंटरव्यू में पूछा जाता है 0.45 FCK। आप बार बार गलत कर देते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर जो हमारा अगला पॉइंट आता है कि वेटिंग पीरियड आफ्टर कास्टिंग टू स्टार्ट मैसनरी वर्क। ये देखिए हम बात कर रहे हैं कंक्रीट की। जैसे हम कहीं कंक्रीट कास्ट करते हैं तो हमें कितना देर वेट करना पड़ेगा उस पर मैसनरी वर्क करने के लिए। तो अगर हम सीमेंट कंक्रीट कास्टिंग किए हैं, है ना, जैसे हमने कोई सीमेंट कंक्रीट की फाउंडेशन बना दी है, तो हमें कितना वेट करना पड़ेगा, हमें 3 घंटे से लेकर 48 घंटे तक वेट करना पड़ेगा ताकि हम उस पर कोई मैसनरी वर्क कर पाएँ। ऐसा क्यों, ताकि उसका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम दोनों ही इंश्योर कर सकें हम। लेकिन अगर वही चीज़ लाइम कंक्रीट रहेगी तो मिनिमम 7 दिन तो हमें वेट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रहे। फिर हाइट ऑफ डोर कई बार हमसे पूछी जाती है कि भैया एक दरवाज़ा है, दरवाजे की जो विड्थ है वो इतनी है, तो हाइट कितनी होगी दरवाजे की। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि हाइट ऑफ डोर जो होती है वो विड्थ ऑफ डोर प्लस 1.2 सीधा सीधा होता है, ये थंब रूल होता है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उसने हमसे बोला कि 1.1 है विड्थ, तो हाइट कितनी होगी, तो 1.1 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा 2.3 मीटर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि लाइमस्टोन पे कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो देखिए लाइमस्टोन के टेस्ट एग्जाम में आ जाते हैं रैंडमली कि फिजिकल टेस्ट करते हैं, हीट टेस्ट करते हैं, केमिकल और बॉल टेस्ट करते हैं। फिजिकल टेस्ट किस लिए करते हैं, कलर और लंप है कि नहीं इसके लिए। हीट टेस्ट किसके लिए करते हैं, अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पता करने के लिए। ये ध्यान रखिएगा कि हीट टेस्ट के एग्जाम में आता है कि हीट टेस्ट ऑन लाइमस्टोन इज डन टू, ठीक है, किसके लिए, अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालने के लिए, ठीक है। फिर केमिकल टेस्ट किसके लिए करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइमस्टोन की, मतलब कि लाइमस्टोन कितना प्योर है, इम्प्योर है कि प्योर है, इसके लिए। बॉल टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हमें ये आइडेंटिफाई कर सकें कि लाइम जो है वो क्लास बी से बिलोंग करता है या फिर क्लास सी से बिलोंग करता है। याद रखिएगा इसमें क्लास ए की बात नहीं होती है, बॉल टेस्ट तभी करेंगे जब क्लास बी और क्लास सी हमें आइडेंटिफाई करनी हो, ठीक है। यानी उसने हमसे पूछ दिया कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जो क्लास ए लाइम के लिए नहीं करेंगे, तो कौन सा टेस्ट होगा, बॉल टेस्ट होगा। बॉल टेस्ट क्लास ए लाइम के लिए हम नहीं करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें एडमिक्सचर के एग्जांपल कौन कौन से, प्लास्टिसाइड में पता ही वाटर कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो को कम कर देता है बिना वाटर कंटेंट घटाए। तो लिग्नोसल्फेट कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम कर सकते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर उसको और डाउन कर देता है, ठीक है। तो मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट, सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड जिसको SMF, और दूसरे को नेप्थलीन फॉर्मेल्डिहाइड जो SNF होता है। तो आपको ध्यान रखना है मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट मतलब MLS, SMF और SNF, ये क्या हो जाएगा, ये सुपर प्लास्टिसाइजर है। फिर रिटार्डेंट की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम हमें पता ही सबसे पहले ही नंबर 1 पे होता है। फिर टार्टेरिक एसिड है, शुगर है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ब्लड है, ये सब क्या है, ये सब रिटार्डर्स ही हैं, ठीक है। फिर एक्सीलेटर की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड तो नंबर 1 पे आता है। उसके अलावा अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे तो आप सिलिकेट्स बता सकते हैं कि सिलिकेट्स या फ्लोरोसिलिकेट्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। एयर इंट्रेनर्स, तो देखिए जो नेचुरल चीज़ें हैं मोस्टली वो क्या है, एयर इंट्रेनर, जैसे वुड रेजिन है, जो नेचुरल वुड रेजिन है वो क्या होता है, इंट्रेनर होता है। एनिमल फैट ऑयल, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड। अब इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये आपको याद रखना है, और एल्यूमिनियम पाउडर याद रखना है, ये क्या है, ये एयर इंट्रेनर्स हैं, ठीक है। फिर हम बात करें ड्रॉट एयर कब कैसे डिफाइन करते हैं, तो जब अफेक्टेड एरिया हमारे देश का 20% से ज़्यादा हो जाए ड्रॉट से, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉट ईयर, हम उसे घोषित कर देते हैं कि इस साल तो भैया सूखा पड़ गया है।
फिर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कई बार दिक्कत होती है कि जैसे हमें दिया रहता है बीम है, ऐसे रिजिडली फिक्सेस है, ठीक है, तो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कितना स्ट्रेस निकलेगा, या फिर उसने हमसे बोल दिया कि भैया एक तरफ से तो बीम फिक्स है और दूसरी तरफ से फिक्सिटी जो उसके बीच में कुछ गैप है, तो कितना स्ट्रेस आएगा, या फिर उसने हमसे बोला कि भैया बीम लगी है और उसमें एक स्प्रिंग लगा है और यहाँ पे है, तो कितना स्ट्रेस आएगा। ये स्ट्रेस तीनों केस में हम कब बात करें, थर्मल स्ट्रेस, कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो थर्मल स्ट्रेस कितना निकलेगा। तो आपको देखिए एक फॉर्मूला याद रखना है, आपको फॉर्मूला सिर्फ एक ही याद रखना है कि जो स्ट्रेस होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई अल्फा टी अपॉन 1+A/KL हो जाएगा। ये फार्मूला आप याद रखिए। अब देखिए इसको आप किसी केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज करिए कि बीम जो है वो फिक्स है, तो अगर बीम जो है वो फिक्स है तो के की वैल्यू मतलब क्या हो गई, इनफाइनाइट मान लेंगे हम, है ना। अगर के की वैल्यू इनफाइनाइट होगी मतलब क्या है, सपोर्ट क्या है, वो फिक्स मान लेंगे। तो अगर के की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो यहाँ डिनोमिनेटर में जब आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो 1 बचेगा सिर्फ। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई अल्फा टी। तो आपको पता ही है कि अगर कोई बीम है इधर से फिक्स है और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या उसमें स्ट्रेस आएगी, ई अल्फा डेल्टा टी ही तो आएगा स्ट्रेस, ठीक है। फिर अगला केस की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए दोनों के बीच में कुछ गैप है, यहाँ पे स्प्रिंग नहीं लगी है, अब मान लीजिए बीम ऐसी है, यहाँ पे कुछ गैप है, ठीक है। तो अब गैप है का मतलब क्या है, ये एक्सपेंड करेगा, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आप क्या करिए, इसी फॉर्मूले में के की वैल्यू जीरो रख दीजिए। तो आपने जैसे ही के की वैल्यू जीरो रखी तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट और इससे डिवाइड करो तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमें पता है कि जब फ्री एक्सपेंशन होता है, मतलब ये गैप है तो फ्री एक्सपेंशन ही तो हो रहा है बाहर में, तो अगर फ्री एक्सपेंशन है तो क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, जीरो आता है। तो बस वही चीज़ है कि आपको यही फॉर्मूला याद रखना, सिग्मा इज इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन में 1+A/KL। आप इसको दोनों केस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोगों का क्वेश्चन आ गया कि सर अगर गैप बहुत छोटा है, तो गैप अगर बहुत छोटा है तो आप डेल्टा से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एल अल्फा डेल्टा टी से कैलकुलेट कर लीजिए कितना उसमें एक्सपेंशन हो सकता है और कितना उसमें जगह ही है। तो अगर जितनी जगह होगी बस उतना एक्सपेंशन होगा, उसके बाद क्या करेगा, वो एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर देगा, तो फिर हमें स्ट्रेस वहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो जितना स्ट्रेन प्रिवेंटेड होगा उतना ही स्ट्रेस उसमें जनरेट होगी, राइट। फिर हमारा जो अगला पॉइंट है कि बेंडिंग और टॉर्सन अगर किसी शाफ्ट में हो रही है तो रेशियो क्या होता है। तो जैसे अगर बेंडिंग लग रही है तो हमें पता है सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32M/πd³ हो जाएगा। और टॉर्शन लग रहा है तो शेयर स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, 16T/πd³। तो हमसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का जो रेशियो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2M/t हो जाएगी, है ना। ये तो इजी क्वेश्चन है, तो आपने कई बार कर भी रखा होगा। फिर हम बात करते हैं व्हीकल डैमेज फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है जो मॉडिफाइड कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो जो मेथड है, मतलब मॉडिफाइड सीबीआर मेथड है, जिससे हम पेमेंट का जो मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल निकालते हैं कितना डिज़ाइन करेंगे, तो उसमें वीडीएफ का कैलकुलेशन हमें इन्वॉल्व होती है। तो वहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल अपॉन टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स आ जाएगा, ठीक है। तो व्हीकल डैमेज फैक्टर आ जाएगा, मतलब पर व्हीकल पे कितना डैमेज हो रहा है, ठीक है। फिर अगली बात करें कर्व की, जैसे हम जब कर्व सेट आउट करते हैं तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें लोगों को दिक्कत होती है। जैसे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हो सकती है, जैसे देखिए जहाँ से वो कर्व हमारा शुरू होता है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कर्व बोलेंगे या कर्वेचर बोलेंगे, क्योंकि कर्वेचर वहीं से तो आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे जो टेंजेंट होता है जब इसको ड्रॉ करते हैं और जो एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जहाँ पे वो टेंजेंट आपस में टच करता है उसको उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन बोलते हैं, PVI भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जहाँ कर्व एंड हो गया है ना, जहाँ पे कर्व एंड होता है और वहाँ पे जो टेंजेंट बनाते हैं तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। लोग इसमें क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, उल्टा करते हैं। यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे पॉइंट टेंजेंस शुरू होता है लोग उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी समझ लेते हैं, और जहाँ पे कर्व खत्म होता है उसको पॉइंट ऑफ कर्व बता देते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये उल्टा नहीं करिएगा वरना एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा गलत। फिर हम बात करें शेयर फोर्स इन जो कोफिशिएंट होता है जो स्लैब डिजाइनिंग में हम यूज़ करते हैं, उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो सपोज करिए ये बीम हमारी, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे लगा है, तो आपको पता है यूडीएल केस में शेयर फोर्स ऐसा बनता है एक बीम के लिए, तो दोनों बीम के लिए हमने डायरेक्टली ऐसे बना लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज़ याद रखनी है कि 40, देखिए हमें ऐसे याद रखना है, 1 2 3 पॉइंट है हमारे पास, तो ये सपोर्ट का, ये सपोर्ट के लेफ्ट साइड, ये सपोर्ट के राइट साइड, इस तरह से ये सपोर्ट के लेफ्ट साइड। तो हमें याद रखना है 40 45 50 55 60 60 60। मतलब क्या है कि 40 45 50 55 60 60 60, ये सभी 60 60 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, तो
डेड लोड में कौन कौन सा हो गया 40 60 55 50, और लाइव लोड में कौन सा हो गया 45 60 60 60। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, कैसे निकालते हैं शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू में W इंटू एल कर लेंगे, तो क्या आ जाएगी शेयर फोर्स आ जाएगी, है कि नहीं। तो वही क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेयर फोर्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट इंटू W इंटू एल, आप निकाल सकते हैं। फिर इस तरह से बेंडिंग मोमेंट के भी वो कोफिशिएंट होता है, तो हमें पता है शेयर फोर्स के केस में क्या होता है, ये पैराबोलिक ऐसे बनता है, तो हमने वो बनाया है पैराबोलिक, है ना, तो जो ऊपर है वो पॉजिटिव हो गया, जो नीचे आ गया वो नेगेटिव हो गया। तो उस तरह से क्या हो जाएगा, तो हमें तो पता है बेंडिंग मोमेंट में WL² तो आना ही आना है, बस नीचे का कोफिशिएंट चेंज होना है। तो क्या हो जाएगा, तो डेड लोड के केस में 12 10 16 12 इसको लिख सकते हैं, और लाइव लोड के केस में 10 9 12 9 लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना प्लस माइनस तो बनेगा ही बनेगा, 12 10 16 12 ये याद हो जाएगा, लाइव लोड के लिए 10 9 12 9, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि 12 10 16 12 और 10 9 12 9। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात करें कंटिन्यूअस बीम, कई बार पूछता है कि जैसे कोई कंटिन्यूअस बीम है, उस पर मोनोलिथिकली स्लैब कास्टेड है, तो उसको डिज़ाइन किस तरीके से करेंगे, मतलब स्पैन के लिए कैसे डिज़ाइन करेंगे, सपोर्ट पे कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए स्पैन पे क्या है, जब स्पैन मतलब जहाँ पे ये सपोर्ट है ये सपोर्ट है, तो बीच वाला जो हिस्सा है इसको स्पैन बोलेंगे। तो इसी स्पैन में देखिए मूवमेंट को ज़्यादा अच्छे से रजिस्ट करेगी, क्योंकि उसके पास फ्लैंज एरिया ज़्यादा है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, टी बीम की तरह उसको डिज़ाइन करेंगे, है ना, वहाँ पे उसको टी बीम की तरह डिज़ाइन करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, फॉर स्पैन मूवमेंट उसको टी बीम की तरह डिज़ाइन करेंगे, और सपोर्ट पे हमें क्या चाहिए, सपोर्ट पे हम उसको रेक्टेंगुलर बीम की तरह डिज़ाइन करेंगे, है ना। तो फॉर सपोर्ट मूवमेंट उसको रेक्टेंगुलर बीम की तरह। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई कंटिन्यूअस बीम है तो स्पैन के लिए उसको टी बीम और सपोर्ट के लिए रेक्टेंगुलर बीम, है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। फिर कई बार हमसे पूछता है कि नॉन यूनिफॉर्म जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्ट्रीम्स में, उसके कौन कौन सी वजह हो सकती है। जैसे कोई स्ट्रीम है जिसमें कौन कौन सी वजह हो सकती है कि शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है। तो देखिए उसके दो कारण होते हैं। पहला बात तो स्ट्रीम में टर्बुलेंट फ्लो आ रहा हो, दूसरी चीज़ क्या है, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी करंट। सेकेंडरी करंट का मतलब क्या है, जैसे हमारी पता है वेलोसिटी तो ऐसे है, तो कई बार ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो करंट जनरेट होती है उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी करंट बोलती है, और ऑटोमेटिकली ये जनरेट होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वजह से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं हो पाता है। फिर हम बात करें स्मूथ एंड रफ हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्रीज जो होती हैं उसकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए स्मूथ की अगर बात करें तो KS/डेल्टा डैश की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 0.25, ट्रांजिशन में 0.25 से 6 तक, और रफ में ग्रेटर देन 6 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे KS और डेल्टा डैश क्या है। ठीक है, तो डेल्टा डैश क्या है, लेमिनार सबलेयर थिकनेस है। ठीक है, जैसे हमें पता है, जैसे सपोज करिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, जैसे ये देखिए ये क्या, मान लीजिए सरफेस रफनेस है। ठीक है, अब लेमिनार सबलेयर ये है मान लीजिए, तो जो लेमिनार सबलेयर है वो तो रफनेस प्रोजेक्शन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्मूथ की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर रफनेस प्रोजेक्शन जो है वो कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने जो बात करी, जब हमने KS/डेल्टा की बात करी, जैसे ये KS/डेल्टा जो है, तो KS क्या है, यहाँ पर रफनेस प्रोजेक्शन हाइट है, मतलब ये जो रफनेस पाइप बाउंड्रीज पे जैसे बना है ना, तो ये क्या है, ये KS है। ठीक है, और डेल्टा डैश क्या था, जो डेप्थ ऑफ लेमिनार सबलेयर थिकनेस थी। तो KS की वैल्यू तो कम है, तो डेल्टा डैश की वैल्यू ज़्यादा है, तो वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 1 से कम होगी, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसे देखना है। ठीक है, और वाई डैश क्या है, देखिए वाई डैश वो पॉइंट है जहाँ पे क्या है, वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वाई डैश वो पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही, तो उसकी वैल्यू स्मूथ के केस में कितनी हो जाएगी, डेल्टा डैश बाई 107, और रफ के केस में KS/30 हो जाएगी। तो आप इस तरीके से तीनों वैल्यू याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेल्टा डैश की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 11.6 म्यू अपॉन वी स्टार। वी स्टार क्या है, शेयर वेलोसिटी है। शेयर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √τ/ρ। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, वी एवरेज इंटू में F/8 होता है, वी एवरेज इंटू में F/8। ठीक है, तो आपको पता ही है कि वी एवरेज इंटू में F/8 कर देंगे इज इक्वल टू τ0/ρ कर देते हैं। तो यही क्या है, फिक्सिशियस वेलोसिटी या फिर शेयर वेलोसिटी, है ना। फिर बैंकल मीन वेव टेस्ट की बात करें तो ये क्या है, यूज फॉर स्ट्रक्चरल इवेल्युएशन के लिए यूज़ करते हैं। ये फ्लेक्सिबल ओवरले अपन फ्लेक्सिबल पेमेंट जब हमें बिछाने से, मतलब कोई फ्लेक्सिबल पेमेंट पहले से बिछी हुई है, अब क्या है कि वो उस स्ट्रक्चरली वीक हो गई है, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है। हम डिफ्लेक्शन इसमें रेनी सीजन में लेते हैं, है ना। इसमें जो डिफ्लेक्शन हम लेते हैं वो कहाँ पे लेते हैं, रेनी सीजन में लेते हैं। तो अब मान लिया जैसे ट्रक लेते हैं, ये पहिया ऐसे रहता है, ये बीम को ऐसे डालते हैं, पहिया जब जाता है तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट करता है, तो रीडिंग हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि फ्लेक्सिबल पेमेंट है, और अगर वो वीक हो गई है, ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो फिर से उसके ऊपर फ्लेक्सिबल पेमेंट बिछाने के लिए
जो इवैल्यूएशन करते हैं उसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं, बेंकलमैन बीम टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो रीडिंग लेते हैं वो बैक साइड में लेते हैं, ट्वाइस कर लेते हैं, ठीक है, और रेनी सीजन में लेते हैं। तो अगर ड्राई सीजन में लेंगे तो ऑब्वियसली उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो गई फ्लेक्सिबल ओवरले। इसी तरीके से रनवे के लिए हम कौन सा करते हैं, रनवे के लिए हम डिफ्लेक्टोमीटर टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, डिफ्लेक्टोमीटर टेस्ट करते हैं। एक मशीन से आती है, उसको ऐसे मशीन रनवे पे पंप करते हैं और जितना वो डिफ्लेक्ट होता है वही मेज़र करते हैं कि कितना इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। फिर कंटूर्स की बात करें तो कंटूर्स का इंटरपोलेशन कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं, एस्टिमेशंस कर सकते हैं अरिथमेटिक मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, राइट। ये तीनों मेथड से हम इंटरपोलेशन इसका कर सकते हैं। फिर हमारा जो अगला पॉइंट है, एक मिनट कुछ, हाँ, फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि एंकर बोल्ट्स किस लिए यूज़ होता है। देखिए एंकर बोल्ट्स का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि एंकर बोल्ट्स क्या क्या करता है, रेजिस्ट टेंशन करता है ना। एंकर बोल्ट्स यूज़ कहाँ करते हैं आपको पता है, जैसे ये पिलर है, ठीक है, और ये पेडेस्टल हमने छोटा सा बना रखा है, जैसे मतलब हैवी लोड आ रहा है तो हमने ये आयरन पिलर दे रखे हैं और यहाँ पे बियरिंग प्लेट लगा के यहाँ पे जो कंक्रीट के साथ हमने अटैच किया हुआ, तो ये जो बोल्ट लगे रहते हैं इसी को क्या बोलते हैं, एंकर बोल्ट्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, टेंशन तो रेजिस्ट करते ही करते हैं, कॉलम को सीधा भी रखते हैं, लेकिन ये क्या नहीं करते हैं, ये डू नॉट एक्ट एज अ रीइंफोर्समेंट इन पेडेस्टल। ये पूछता है क्वेश्चन आपसे कि एंकर बोल्ट्स ऑल्सो एक्ट्स एज अ रीइंफोर्समेंट इन पेडेस्टल। तो आपको ध्यान रखना है कि इट डज नॉट एक्ट एज अ रीइंफोर्समेंट इन पेडेस्टल, उसमें तो ऑलरेडी रीइंफोर्समेंट है ना, तो ये रीइंफोर्समेंट के लिए नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर 3495 की बात करें तो ये देखिए, ये जो टेस्ट ऑन कॉमन बर्न क्ले ब्रिक करते हैं उसी का ये है कोड है कि IS 3495 के तहत हम इसको टेस्टिंग करते हैं। तो जो 1 है वो कंप्रेसिंग टेस्टिंग का है, सेकंड वाटर एब्जॉर्प्शन, 3 एफ्लोरेसेंस, 4 वारपेस्ट टेस्ट का, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फिर अगली जो चीज़ है IS 1077 क्या है, ये कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये हमारा जो पुराना कोड है 1992 वाला IS 1077 1992, इसी में सारी ब्रिक की साइज, उसका क्लास A क्लास B क्लास C सारा इसी में डिफाइंड है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रिक की ये प्रॉपर्टी है या ये साइज है, ये ग्रेड है, ये उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो वो किस कोड से आता है, IS 1077 से आता है, ठीक है। फिर क्या है, पैसिव रिमोट सेंसिंग किसे कहते हैं, तो पैसिव रिमोट सेंसिंग का मतलब है क्या है कि जिसके पास अपनी खुद की कोई एनर्जी ना हो, मतलब इसके पास सोर्स ऑफ एनर्जी खुद की ही ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे, पैसिव रिमोट सेंसिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सन फोटोग्राफी, इंफ्रारेड चार्ज कपल डिवाइस, रेडियोमीटर, ये आप डायरेक्टली याद रखिएगा, ये हम पैसिव रिमोट सेंसिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिमोट सेंसिंग जिस जिस तरीके से हो सकता है पैसिव की, ये थ्योरेटिकल चीज़ है, इसके आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, बस ऐसे ही आपको रट्टा मार लेना है इसको, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा डे 9 का पॉइंट था वो सारा था, फिर जल्दी हम कल का फिर से कवर करेंगे, ठीक है। तो GS के लिए मैं ट्राई करता हूँ, GS के लिए भी कुछ करूँ, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं, समय की थोड़ी कमी हो जा रही है, इस वजह से आप भी ध्यान दीजिए, टेक्निकल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।